सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम हिम्मत सिंह कृष्णा एकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। साथियों, आप सबसे पहले कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार की जा रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इतः पूर्वं वयं गतकक्षायां संधि विषये विशिष्टम् अध्ययनं कृतवन्तः। स्वर संधि विषये अस्माकं सा कक्षा आसीत्। इदानीम् अस्माकं कक्षा अस्ति व्यञ्जन संधि इत्युक्ते हल् संधि इत्यस्य अस्माकं कक्षा अस्ति। तर्हि आगच्छन्तु, वयं हल् संधि विषये अध्ययनं करिष्यामः। अस्तु मित्राणि, हल् वर्णाः हल् संधि कृते विशिष्टाः भवन्ति। हल् वर्णाः के सन्ति? हल् वर्णानां विषये वयं पूर्वं अस्माकं संज्ञाप्रकरणे वयं पठितवन्तः। इदानीं हल् वर्णाः के सन्ति अस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। एकवारं पुनश्च भवन्तः अत्र पश्यन्तु यत् व्यञ्जनानि कति सन्ति वा हल् वर्णाः के सन्ति। पश्यन्तु एकवारं, देखिए क ख ग घ ङ, ये हल् वर्ण जो हैं ये क से लेकर के म तक जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य व र ल ये अंतस्थ कहलाते हैं और श श स ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको जब हल् संधि का अध्ययन करना है तो हल् संधि में सबसे पहले आपको जो व्यंजन हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए क ख ग घ ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य व र ल श श स ह। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यंजन हैं ये कादियो मावसाना, इनकी संख्या जो है 25 होती है और अंतस्थ जो हैं उनकी संख्या 4 होती है और ऊष्मस्थ जो हैं उनकी संख्या भी 4 होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 25 और 4 29 और 4 33, यानी कि हल व्यंजन जो है, हलंत जो है, हल वर्ण जो है उनकी संख्या 33 होती है। तो देखिए अब हल संधि हम पढ़ रहे हैं तो ये जो है व्यंजन जो है आपको याद होने चाहिए। और व्यंजन जब परीक्षा में जब कोई भी व्यंजन संधि से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप जो हैं इन्हें किसी पेपर पे, रफ पेपर पे लिख लीजिए पेंसिल से, और उसके पश्चात जो है लिखने के बाद में ये संधि कार्य अगर आप करेंगे तो इनकी सहायता से आप जो भी उत्तर निकालेंगे सटीक आपका उत्तर आएगा। तो देखिए आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हल संधि के बारे में, अभी हम पढ़ते हैं। देखिए हल संधि, व्यंजन जो हैं उनके साथ में स्वरों का या व्यंजनों का यदि मेल होता है, मिलन होता है तो वो हल संधि कहलाती है। देखिए व्यंजनों यानी हल वर्णों का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मिलन ही हल संधि कहलाता है। इसे 3 खंडों में, 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 3 भागों में हमने विभक्त किया है, आप देख सकते हैं। पहले भाग में हमने चयन किया है ष्टुत्व संधि का और ष्टुत्व संधि का। साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि संधि शब्द जो है ये नित्य पुल्लिंग है, यानी कि ये हमेशा पुल्लिंग में रहता है। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है और ये हमेशा पुल्लिंग में रहने वाला पद है। तो संधि जो है ये पुल्लिंग पद है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने हल संधि को जो है 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग आप देख रहे हैं ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि। दूसरे भाग में हमने चयन किया है जशत्व संधि, चरत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि और अनुस्वार पर सवर्ण संधि। इसके पश्चात तीसरे भाग में हमने चयन किया है पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, छत्व संधि, गमुड़ागम संधि और कुक्टुकागम संधि। ठीक है, तो इन संधियों के बारे में हम व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं हमारी ष्टुत्व संधि। देखिए ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का नियम जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ष्टुत्व संधि का जो नियम है, जो सूत्र है, वो सूत्र है हमारा स्तोहोश्चुनाश्चु। स्तोहोश्चुनाश्चु, स्तोहोश्चुनाश्चु सूत्र हमारा कहता है यदि सकार और त वर्ग के बाद में यदि शकार और च वर्ग आता है तो सकार और त वर्ग के स्थान पे शकार और च वर्ग आदेश हो जाता है। देखिए आप हमारे सूत्र के अनुसार स्तोहो चुनाश्चुहु, यहाँ पे स है और यहाँ पे त वर्ग है, यहाँ पे श है और यहाँ पे च वर्ग है। हमारी परिभाषा कहती है सकार और त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आ जाएंगे? त थ द ध न। आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर ये हमारा त वर्ग है। ठीक है, ये त वर्ग है हमारा, ये त वर्ग है, त थ द ध न। ठीक है, ये सकार और त वर्ग, ये त वर्ग हमारा पूरा हो गया है। हमारी परिभाषा कहती है सकार और त वर्ग के बाद यदि शकार और च वर्ग में आता है च छ ज झ ञ, अगर आते हैं तो सकार
और सकार और त वर्ग के स्थान पे शकार और च वर्ग आदेश हो जाता है। देखिए आदेश किस प्रकार से होता है, परिवर्तन किस प्रकार से होता है। यदि स है फिर त वर्ग आ रहा है और पीछे वाले पद में यदि प्रथम वर्ण शकार या च वर्ग आता है तो स के स्थान पे श, त के स्थान पे च, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, ध के स्थान पे झ और न के स्थान पे यह आदेश हो जाता है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि वर्ण चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन आदेश जो है, जो परिवर्तन है वो ऊपर वाले के अनुसार नीचे वाले में होगा। ये चिन्ह आप देख रहे होंगे, एरो के चिन्ह, ये चिन्ह ये बताते हैं कि हमेशा परिवर्तन जो है ये नीचे वाला आएगा, ऊपर वाले में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी स के स्थान पे श ही करेंगे, त के स्थान पे च करेंगे, थ के स्थान पे छ करेंगे, द के स्थान पे ज करेंगे, ध के स्थान पे झ और न के स्थान पे ये हम आदेश कर देंगे। चलिए देखिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। हम सबसे पहले हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो उदाहरण है वो है हमारा, आप देख सकते हैं रामस चिनोती। रामस चिनोती इस स्लाइड के अनुसार देखिए रामस, यहां पे क्या आया है, स आया है, पीछे क्या है, च है, तो ये रहा हमारा स और ये रहा च। अब ऊपर क्या है, दोनों में से ऊपर जो वर्ण है वो है स, तो स के अनुसार परिवर्तन क्या होगा, नीचे की तरफ श। हम लिखेंगे इसमें रामस चिनोती, हम इसमें लिखेंगे रामस चिनोती। परिवर्तन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होगा, नीचे से ऊपर की ओर हमें परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा उदाहरण है हमारा शिवस च, यहां पर स है, ये रहा स, और यहां पे च है, ये रहा च, लेकिन स से नीचे जो वर्ण होगा वही हमें परिवर्तन करना है। नीचे है श, हम लिख देंगे शिवस धन च बनेगा शिवस च। ठीक है, इसके पश्चात आता है हमारा हरिस धन शेते। हरिस धन शेते, देखिए स ये रहा, श ये रहा, हरिस धन शेते। अब ये श नीचे है लेकिन ऊपर वाले के अनुसार परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा हरिश शेते, हमारा ये बनेगा हरिश शेते। चलिए इसके पश्चात हम अगला उदाहरण देखते हैं। उद प्लस ज्वलह, उद प्लस ज्वलह, ये द है और ये ज है। द कहाँ है हमारा, द ये रहा, ठीक है, और ज कहाँ है, ये रहा। तो द के नीचे क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या आदेश हो रहा है, द के स्थान पे ज आदेश हो रहा है, तो ये हमारा बनेगा उज्ज्वलह। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि उज्ज्वलह शब्द जो है, उज्ज्वल में दोनों ही ज आधे होते हैं, दोनों ही ज आधे होते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, उज्ज्वल में एक ज आधा कर देते हैं, एक पूरा लिख देते हैं, उज्ज्वल है ऐसा हो जाता है, जो कि अशुद्ध पद होता है। अशुद्धि संशोधन में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके पश्चात आता है हमारा अगला उदाहरण, सत धन छात्र। सत धन छात्र, त ये रहा और छ ये रहा, त के नीचे क्या है, च है, तो ये बनेगा सच्छात्र। सच्छात्र। साथियों कई ऐसे एग्जाम्पल्स जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अभी कुछ समय पहले यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, सच्छात्र हमें कौन सी संधि है। यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सच्छात्र हमें कौन सी संधि है। इसके बाद में आता है राज प्लस नह, ये राज है और ये नह है, ठीक है, ज ये रहा और न ये रहा, तो ये बनेगा राज्य। जिसे हम राज्य बोलते हैं, इसका शुद्ध उच्चारण होता है राज्य है। राज्य है यानी राजा। इसके पश्चात आता है यज धन नह, ये रहा यज और ये रहा न, तो न के नीचे क्या परिवर्तन होगा, य, ये बनेगा यज्ञ। महत्वपूर्ण उदाहरण है, यज्ञ है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। यज धन नह बराबर यज्ञ, ज और य मिलकर के ही ज बनता है। तत्पश्चात आता है हमारा शांगिन जय, ये न है और ये ज है, ये न है और ये ज है। न के नीचे क्या परिवर्तन हो रहा है, य परिवर्तन हो रहा है, तो न के स्थान पे हम परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बनेगा हमारा शांगिन जय, ये बनेगा हमारा शांगिन जय। हमें ध्यान रखना है कि ऊपर जो भी वर्ण है उसके नीचे वाला ही वर्ण हमें परिवर्तित करना है। ऊपर वाले वर्ण के अनुसार नीचे वाले वर्ण में आदेश होगा, ना कि नीचे वाले वर्ण के अनुसार ऊपर वाले वर्ण को हम परिवर्तित करेंगे। ऐसा हमें नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। तो देखिए अगला उदाहरण है हमारा वृहद धन जलम। वृहद कहाँ है, द ये रहा और नीचे नेक्स्ट क्या है, ज, तो ये ज ये रहा, तो द के नीचे क्या परिवर्तन हो रहा है, ज परिवर्तन हो रहा है, तो ये बनेगा वृहद जलम, ये बनेगा वृहद जलम।
तत्पश्चात आता है हमारा शरत धन चंद्र। त ये रहा, च ये रहा, ये बनेगा शरत चंद्र। ये क्या बनेगा? शरत चंद्र। शरत चंद्र। देखिए त के नीचे च है तो शरत धन चंद्र, शरत चंद्र। तत्पश्चात आता है याच प्लस ना। याच प्लस ना, च ये रहा, न ये रहा, न के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? यह परिवर्तन हो रहा है, तो ये बनेगा याच्या। ये बनेगा याच्या। देखिए साथियों, हमें जो परिवर्तन करना है ऊपर वाले वर्ण के अनुसार नीचे वाला वर्ण परिवर्तन करना है, ना कि नीचे वाले वर्ण के अनुसार ऊपर वाला वर्ण परिवर्तन करना है। यदि हमने ऐसा किया तो हमारी संधि जो है बिल्कुल गलत हो जाएगी। कैसे करना है? स यदि आता है तो स के स्थान पे श कर देना, और त वर्ग यदि आता है, त वर्ग का मतलब त थ द ध न, यदि आता है तो त थ द ध न के स्थान पे त के स्थान पे च, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, ध के स्थान पे झ, और न के स्थान पे यह परिवर्तन हो जाएगा। अभी हमने किया है न के स्थान पे यह परिवर्तन, तो ये हमारा बना है याच्या। फिर आता है नेक्स्ट हमारा शत्रुन जयति। ये रहा शत्रुन, ये न रहा और ये ज रहा। ऊपर कौन सा वर्ण है? न है, तो न के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? य, तो ये बन जाएगा हमारा शत्रुन जयति। शत्रुंजयति, यह परिवर्तन हमारा यहां पर होने वाला है। तत्पश्चात आता है उत्धन छेदः। उत्धन छेदः, त ये रहा और छ ये रहा। ऊपर कौन सा वर्ण है? ऊपर जो है त है, त के नीचे क्या परिवर्तन हो रहा है? च, तो ये बन जाएगा हमारा उच्छेदः। ये बनेगा उच्छेदः। नेक्स्ट आता है हमारा मनसधन चंचलम। मनसधन चंचलम, तो अंतिम वर्ण है हमारा स, नेक्स्ट है च, तो ये स के नीचे जो है ये च आ रहा है, तो स के आदेश स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? श परिवर्तन हो रहा है, तो ये बनेगा मनश्चंचलम। 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 नेक्स्ट आता है हमारा महान धन जयः। महान धन जयः। महान धन जयः, तो ये न है और यहाँ पे ज है, न ये रहा और ज ये रहा था। ऊपर कौन सा वर्ण है? न है, तो न के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? यह परिवर्तन हो रहा है। न के स्थान पे क्या परिवर्तन है? यह परिवर्तन है, तो ये बनेगा हमारा महांजयः। ये बनेगा महांजयः। तत्पश्चात आता है हमारा अगला उदाहरण तत् धन छवि। तत् धन छवि, ये त ये रहा और छ ये रहा, ये त है और ये छ है, तो त छवि, ये छ है, तो त के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? च परिवर्तन हो रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा तच्छवि ही। ये बनेगा तच्छवि ही। तच्छवि ही। हमें ध्यान रखना है, ये ष्चुत्व संधि है। ष्चुत्व संधि में क्या ध्यान रखना है? सूत्र है इसका स्तोह श्चुनाश्चुः। स्तोह श्चुनाश्चुः सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है यदि सकार और त वर्ग के बाद में शकार और च वर्ग आता है तो सकार और त वर्ग के स्थान पे शकार और च वर्ग क्रमशः आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं एक ध्यान देने योग्य बात। ध्यान देने योग्य बात क्या है? आप देखिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। शात एक सूत्र है, शात सूत्र कहता है यदि श वर्ण के बाद में, ठीक है, श वर्ण यानी पद के अंत में यदि श आता है, श वर्ण के बाद में स्थित त वर्ण, ठीक है, त थ द ध न को ष्चुत्व कार्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए त थ द ध न, विष धन नह, ये हमारा श आ गया, इसके बाद में त थ द ध न आ गया, तो यहाँ पर जो है संधि कार्य ष्चुत्व कार्य नहीं होगा। ये रूप ऐसा का ऐसा रह जाएगा। कैसा रहेगा? विष्णः। ये रूप ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ध्यान आपको रखना है परीक्षा में, यदि शकार के बाद में त वर्ग आता है, त वर्ण से संबंधित कोई भी वर्ण आता है त वर्ग से संबंधित, तो हमें वहां पर संधि कार्य नहीं करना है। जश प्लस त्वम, ये श आ गया, फिर त आ गया, ये त। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कैसा लिख देंगे? जश्त्वम। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे श धन तिप, श के बाद में फिर त आ गया, तो ये बनेगा हमारा टिप। टिप, ये रूप हमारा यहां पर बनता है। यहां संधि कार्य नहीं होगा, ष्चुत्व का कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्रश धन नह, ये श है और यहाँ पे ये न है, तो ये बनेगा प्रश्नः। ये रूप बना हमारा प्रश्नः। तत्पश्चात आता है
अशधन नित्यम, अशधन नित्यम, ये श है, ये न है, ये न ये रहा, तो ये बनेगा हमारा अशनित्यम, ये रूप बनेगा हमारा अशनित्यम। साथियों, शात सूत्र के अनुसार फिर बता देता हूं मैं आपको, शात सूत्र के अनुसार यदि श पद के अंत में यदि श आता है और श के पश्चात त थ द ध न कोई भी वर्ण आ जाता है तो शुत्व का संधि कार्य वहां पर नहीं होगा, ऐसा हमें ध्यान में रखना है। रीट में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इस सूत्र के अनुसार ये नियम ध्यान रखना ही है। इसके बाद में आता है अशधन्नाति, यहाँ पर भी श है और यहाँ पर न है, तो ये बनेगा अशनाति। तो बस ये इतना सा नियम आपको ध्यान रख लेना है। नियम क्या है, श के बाद में यदि त वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो संधि कार्य नहीं होगा, और संधि कार्य कहाँ होगा, यदि स और त वर्ग के बाद में श और च वर्ग आता है तो संधि कार्य आसानी से हमें वहां पर कर देना है। कौन सा संधि कार्य करना है, ष्टुत्व का संधि कार्य करना है। सूत्र है हमारा स्तोह श्चुनाश चुहु। अगली संधि हम पढ़ने वाले हैं, अगली संधि जो है ष्टुत्व संधि है। अगली संधि का नाम है हमारे ष्टुत्व संधि। देखिए ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का सूत्र है हमारा स्तोहो ष्टुनाष्टुहु, स्तोहो ष्टुनाष्टुहु। स्तोहो ष्टुनाष्टुहु सूत्र क्या कहता है, यदि सकार और त वर्ग के बाद में शकार और ट वर्ग आता है तो सकार के स्थान पे शकार आदेश हो जाएगा और त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग आदेश हो जाएगा। यानी स के स्थान पे श, त के स्थान पे ट, थ के स्थान पे ठ, द के स्थान पे ड, ध के स्थान पे ढ और न के स्थान पे ण आदेश हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। देखिए हमारा सूत्र है स्तोहो ष्टुनाष्टुहु। यदि सकार और त वर्ग, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यदि सकार और त वर्ग के स्थान पे क्रमशः शकार और ट वर्ग आता है तो ट वर्ग कौन कौन से, ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग कौन सा, ट ठ ड ढ ण आता है तो सकार के स्थान पे शकार आदेश हो जाएगा और ट वर्ग के स्थान पे त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग आदेश हो जाएगा। ये हमें परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें स के स्थान पे श, त थ द ध न के स्थान पे त के स्थान पे ट, थ के स्थान पे ठ, द के स्थान पे ड, ध के स्थान पे ढ और न के स्थान पे ण आदेश हो जाएगा। आप ये एरो देख रहे हैं, इसमें भी ष्टुत्व संधि की तरह ही कार्य होगा, ऊपर से नीचे की ओर परिवर्तन होगा, ना कि नीचे से ऊपर की ओर परिवर्तन होगा। ये इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं हम। सबसे पहले नियम कहता है स के स्थान पे श और त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग आदेश हो जाएगा। चलिए पहला उदाहरण है इसका हमारे पास में, रामस धन षष्ठ, रामस, ये स है ये श है, ये स रहा ये श रहा, तो ऊपर क्या है, दोनों में से, दोनों वर्णों में से स है या श है, स ऊपर है तो स के नीचे क्या है, श, तो ये परिवर्तन हो जाएगा रामषष्ठ। क्या परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, रामषष्ठ, स के स्थान पे श आदेश हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पेशधनता, पेशधनता, तो ये श है और ये त है, ये श है और ये त है, तो त के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है, ट, यानी त ऊपर है तो ऊपर वाले के अनुसार हमें नीचे वाला आदेश कर देना है। तो त के स्थान पे क्या आदेश हमें करना है, ट, क्या बनेगा, पेष्टाहा, ताहा के स्थान पे हो गया टाहा। चक्रिन ढोक से, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, संस्कृत की जो वैकेंसी थी उसके अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, चक्रिन ढोक से अत्र कह संधि विद्यते, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है चक्रिन ढोक से के अंदर जो है ष्टुत्व संधि है। ये न है और ये ढ है, न कहाँ है, न ये रहा, ढ कहाँ है, ये रहा, तो न ऊपर वाली पंक्ति में है तो न के अनुसार हमें परिवर्तन कर देना। न के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है, ण, तो ये हमारा बनेगा चक्रिण ढोक से, चक्रिण ढोक से हमारा ये आदेश यहाँ पर हो जाएगा। तत्पश्चात आगच्छति अस्माकं कृष्धननः, कृष्धननः, श कहाँ है, ये रहा, न कहाँ है, ये रहा, तो न के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है, ण, तो क्या बनेगा कृष्णः, ये रूप बना हमारा कृष्णः। नेक्स्ट आता है हमारा रामस टीकते, रामस टीकते, यहाँ पे स है और यहाँ पे ट है,
स ये रहा और ट ये रहा। तो स जो है ऊपर, ऊपर के अनुसार नीचे वाला वर्ण में परिवर्तन होगा। तो स के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? श। तो हम लिखेंगे रामष्टीकते, रामष्टीकते। देखिए साथियों, अगला उदाहरण हमारा आता है तत् धन टीका। ये त है और ये ट है, ये रहा त और ये रहा ट, तत् धन टीका। तो देखिए ऊपर जो है वो है त, तो त के स्थान पे क्या परिवर्तन है? ट। हम मिलाएंगे तो ये बनेगा तट्टीका, ये रूप बनता है तट्टीका। नेक्स्ट है शश धन थह। ये श और ये थ, ठीक है, जो ऊपर है उसके अनुसार नीचे परिवर्तन होगा। तो थ के स्थान पे क्या आदेश हो रहा है? ठ। तो ये रूप बनता है हमारा षष्ठः, ये रूप बनता है हमारा षष्ठः। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। उद प्लस डीनः, उद प्लस डीनः। तो ये द है और यहाँ पे ड है, द ये रहा, ड ये रहा। तो ऊपर क्या है? द है, तो द के स्थान पे क्या परिवर्तन हो रहा है? ड। ये रूप हमारा बनता है उड्डीनः, ये रूप बनता है हमारा उड्डीनः। अगला उदाहरण हमारा आता है आकृष धन तः। चलिए अगला उदाहरण समझाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से इसका नियम बता देता हूं। ये हमारी ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का नियम कहता है, सूत्र है हमारा स्तुः ष्टुनाष्टुः। यदि सकार और त वर्ग के बाद में शकार और ट वर्ग आता है तो स के स्थान पे श आदेश हो जाएगा तथा त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग आदेश हो जाएगा। जो वर्ण ऊपर होगा यानी स वर्ग या त वर्ग में होगा, सकार या त वर्ग में होगा, उसे के अनुसार नीचे वाला जो है वर्ण परिवर्तित होगा। नेक्स्ट है हमारा आकृष धन तः। आकृष श ये रहा, आप देख सकते हैं, इसके बाद में तह, त ये रहा। तो ऊपर क्या है? त है, तो त के अनुसार हमें नीचे वाला वर्ण परिवर्तित कर देना है। क्या बनेगा? आकृष्टः, ये रूप बना हमारा आकृष्टः। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखें हम। धनुष धन टंकारः। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया उदाहरण है। धनुष टंकारः, अत्र कह संधि अस्ति, धनुष धन टंकारः। देखिए धनुष और ये ट, ठीक है, स कहाँ है? ये रहा ऊपर है, और ट कहाँ है? ये रहा नीचे है। तो ऊपर वाले के अनुसार नीचे वाले में, ऊपर वाले के अनुसार परिवर्तन होगा नीचे वाला। नीचे क्या है? श है, तो ये बनेगा धनुष टंकारः, ये रूप बनेगा हमारा धनुष टंकारः। चलिए नेक्स्ट उदाहरण हमारा आता है ईश धन तः। ईश धन तः, देखिए श ये रहा और त कहाँ है? त ये रहा। तो त के अनुसार क्या परिवर्तन हो रहा है? ट परिवर्तन हो रहा है। तो ये हमारा रूप बनता है इष्टः, ये रूप बनता है हमारा इष्टः। तत्पश्चात आता है तद प्लस डमरू, तद धन डमरू। देखिए द कहाँ है? द ये रहा, और ड कहाँ है? ड इसी के नीचे है। तो द के स्थान पे भी हमें क्या आदेश कर देना है? ड आदेश कर देना है। तो ये बनेगा हमारा तड्डमरुहु, तड्डमरुहु, ये रूप हमारा यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट देखिए अगला उदाहरण है हमारा सत धन टिप्पणी। त कहाँ है? ये रहा, और ट कहाँ है? ये रहा। तो ऊपर क्या है? त है, तो उसके अनुसार रूप बनता है हमारा सट टिप्पणी, सट टिप्पणी, सट टिप्पणी, ये रूप हमारा यहाँ बनता है। अगला उदाहरण है हमारा शरद धन डंबरः। शरद धन डंबरः। द कहाँ है? ये रहा, ड कहाँ है? यहाँ है। तो ऊपर जो वर्ण है, ऊपर वर्ण है हमारा द, तो द के अनुसार नीचे वाला वर्ण आदेशित हो जाएगा। नीचे है ड, तो ये हमारा बनेगा शरद डंबरः, ये रूप बना हमारा शरद डंबरः। तो साथियों आपको एक बार फिर से जानकारी होनी चाहिए, ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि लगभग दोनों एक जैसी ही संधि है। वहाँ स और त वर्ग के स्थान पे श और च वर्ग आदेश हो जाता है ष्टुत्व में, और ष्टुत्व में स और त वर्ग की जगह श और ट वर्ग आदेश हो जाता है। अगर इतना ध्यान आपने रख लिया तो रीट में अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको ये नियम जो ये हमने इस तरीके से लिख रखा है यहाँ पे, ये नियम लिख लेना है। अगर ये नियम आपने रफ पेपर पे लिख लिया तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर ष्टुत्व संधि है या ष्टुत्व संधि। अगर ष्टुत्व और ष्टुत्व का आपने आसानी से पता लगा लिया तो आपका जो 1 नंबर है या 2 नंबर का जो अंक है वो बिल्कुल आपको पूरा पूरा मिलने वाला है, उसमें कहीं आपके अंक नहीं कटेंगे। साथियों हमारा ये संधि नियम कहता है यदि
पद के अंत में टकार हो तो संधि कार्य नहीं होगा। ष्टुत्व का जो संधि कार्य है वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए एक बार। सूत्र है हमारा न पदांता टोर नाम। ये सूत्र हमारा कहता है यदि पद के अंत में ट आता है तो संधि कार्य नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थानों पर होगा। कहाँ कहाँ होगा वो भी हम अभी देखने वाले हैं। देखिए षट धन संतः अगर आता है परीक्षा में, षट धन संतः आता है तो यहाँ पर आपको ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, यहाँ पर संधि कार्य नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा षट संतः। षट प्लस ते आता है तो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा, षट ते रह जाएगा, यहाँ कोई संधि कार्य नहीं होने वाला है। तत्पश्चात षट धन संति आता है तो यहाँ पर भी संधि कार्य नहीं होगा। ट के बाद में यदि कोई वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन आता है तो संधि कार्य नहीं होगा। परंतु एक स्थिति यहाँ बताई गई है, यदि पद के अंत में ट के आगे नाम, नगरी और नवती ये तीन शब्द यदि आते हैं तो संधि कार्य हो जाएगा। यहाँ पर अनुनासिक संधि कार्य भी होगा। अनुनासिक संधि कार्य क्या कहता है? अनुनासिक संधि कार्य कहता है यदि ह के अलावा, ह वर्ण के अलावा कोई भी अगर व्यंजन आ जाता है तो अनुनासिक यानी उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश भी हो जाता है। जो भी वर्ग है क च ट त प उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाता है। तो देखिए षट धन नाम, षट धन नाम तो यहाँ पर संधि कार्य हो रहा है। षण नाम, देखिए न के स्थान पे पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। न जो है इसके स्थान पर तो न हो रहा है और संधि कार्य होने से ये हमारा बन रहा है, अनुनासिक संधि कार्य होने से ये बन जाएगा हमारा षण नाम। इसके पश्चात आता है षट धन नगरी। इसी प्रकार से न है तो न के स्थान पर न हो जाएगा और ट के स्थान पर भी ण आदेश हो जाएगा अनुनासिक कार्य होने के कारण। तो ये बनेगा हमारा षण नगरी, ये हमारा रूप बनता है षण नगरी। तत्पश्चात आता है षट धन नवती तो ये बनता है हमारा षण्णवती। ये परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, षण्णवती ही, षण्णवती ही ये रूप हमारा बनता है। षण्णवती के विषय में पूछा जा चुका है कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर ष्टुत्व संधि है। लेकिन ष्टुत्व संधि में जो नियम हमें ध्यान रखना है, न पदांता टोरना में सूत्र के अनुसार संधि कार्य नहीं होगा, परंतु कुछ स्थानों पर संधि कार्य होना है। कुछ स्थान कहाँ कहाँ, जहाँ पर नाम, नगरी या नवती शब्द दिखाई देते हैं ट के बाद में, तो यहाँ पर हमें ष्टुत्व का संधि कार्य कर देना है। यहाँ पे अनुनासिक संधि भी साथ में चलेगी, यानी कि जो वर्ण है उसका, जो वर्ग है उसका पंचम वर्ण आदेश भी हो जाएगा और न के स्थान पे ण आदेश। ये नियम हमारा कह ही रहा है कि न के स्थान पे ण आदेश हमें करना है, तो ये हमने कर दिया है और ट के स्थान पे अनुनासिक संधि करके हमने उसका पंचम वर्ण आदेश कर दिया है। तो चलिए देखिए, इसके पश्चात हम देखने वाले हैं ष्टुत्व संधि के बाद में जशत्व संधि। देखिए जशत्व संधि क्या कहती है। जशत्व संधि कहती है, इसमें दो सूत्र हम पढ़ने वाले हैं। दो सूत्र कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? झलाम जश झशी। झलाम जश झशी सूत्र जो है ये हमें कहता है यदि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे तथा श श स ह के बाद में यदि झष वर्ण आते हैं, झष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा और चौथा वर्ण होता है, तो तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। तीसरा वर्ण यानी कि जश आदेश हो जाएगा। मैं एक बार आपको वर्णमाला दिखाना चाहूँगा। ये हमारी वर्णमाला है, ठीक है। ये वर्णमाला कहती है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार वर्णों के बाद में यदि तीसरा और चौथा, तीसरा कौन सा है? ये वाला, और चौथा यानी 1 2 3 4 प्लस 3 और 4 यदि वर्ण आते हैं तो तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। तीसरा वर्ण कौन सा है? तीसरा वर्ण हमारा ये रहा ग ज ड द ब, ये आदेश हो जाता है। फिर से देखें हम हमारे जशत्व संधि। हमारा जशत्व संधि का नियम कहता है, पहला सूत्र जो है उसका हमारा झलाम जश झशी। ये कहता है झल वर्ण। झल वर्ण कौन से हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श श स ह के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। जश यानी कि उसी वर्ग का तीसरा आदेश हो जाता, तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। कब होता है? जब झष वर्ण यानी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण पीछे हो। ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। 1 2 3 4 श श स ह प्लस 3 4 बराबर 3, या फिर हम कह सकते हैं झल प्लस झष बराबर जश। फिर से ये नियम समझने की कोशिश करना। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श श स ह ये चार वर्ण, ठीक है। उसके बाद में
झष वर्ण यदि आता है, झष कौन से हैं, तीसरा और चौथा वर्ण है, तो जश वर्ण आदेश हमें कर देना, जश यानी तीसरा वर्ण आदेश हमें कर देना है। चलिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। जशत्व संधि के उदाहरण हमारे सामने है यहाँ। झलाम जश झसी, इस सूत्र के उदाहरण हम देख रहे हैं। वाक प्लस दानम, देखिए हमने यहाँ नियम लिख रखा है 1 2 3 4 श स ह प्लस 3 4 बराबर 3। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो अभी क ख ग घ ग, एक बार मैं आपके सामने ये वर्णमाला लिख देता हूँ यहाँ। च क च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, अब देखने की समझने की कोशिश करते हैं हम कि ये कहते हैं वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण। तो ये वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो गया। इसके बाद में 3 या 4, या तो 3 या 4, ये 3 हो गया, ये 4 वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर तीसरा आदेश हो जाता है। तीसरा कौन सा है, ये हमारा ग ज ड द ब, ये आदेश हमारा हो जाएगा। वाक प्लस दानम, ये क है, क कहाँ है, ये रहा पहला वर्ण है। दानम द कहाँ है, द ये रहा, लेकिन क का जो तीसरा वर्ण है वो हमें यहाँ परिवर्तित कर देना है, वो आदेश हो जाएगा। तो क का तीसरा वर्ण क्या आता है, ग। तो क का तीसरा वर्ण जो हमारा यहाँ बनता है ग, हम लिखेंगे यहाँ पर वाग्दानम, ये रूप हमारा बना वाग्दानम। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा जगत धन धाता, ये त है और ये ध है। त कहाँ है, त ये रहा, और ध कहाँ है, ये रहा। तो त का तीसरा वर्ण क्या है, द। तो ये रूप हमारा बनेगा जगत धाता, ज ग द जगत धाता, ये रूप हमारा बनता है। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। बुध धन धी, बुध धन धी, ध कहाँ है, ध ये रहा, ठीक है, चौथा वर्ण है, और धी भी चौथा वर्ण है। तो ये 3 और 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 + 4 हो गया। तो ये तीसरा वर्ण क्या बन रहा है, ध का परिवर्तन क्या होगा, द हो जाएगा। तो ये बनेगा बुद्धि ही, ये रूप हमारा बनता है बुद्धि ही। अगला उदाहरण है हमारा त्वक धारणम। त्वक क कहाँ है, ये रहा, ध कहाँ है, ये रहा, क ये रहा हमारा, और ध ये रहा। तो क का तीसरा वर्ण क्या है, ग। तो हमारा रूप बनेगा त्वक धारणम, त्वक धारणम। अगला उदाहरण है हमारा दघ प्लस ध, दघ प्लस ध, घ चौथे नंबर का वर्ण है, ठीक है। ये देखिए हम कह रहे हैं ना कि ये 4 + 4 भी हो सकता है, तो 3 आदेश करना है, और ध ये रहा। तो घ जो है इसका तीसरा वर्ण क्या है, इसका तीसरा वर्ण है ग। तो ये बनता है हमारा दग्धः, ये रूप हमारा यहाँ पर निष्पन्न होता है। तत्पश्चात आता है हमारा सिद्ध धन धी, ये ध है, ये ध है, दोनों ही चतुर्थ वर्ण है ध। तो लेकिन तीसरा वर्ण क्या बनता है, इसका द। तो हमारा ये रूप बनता है सिद्धि ही, ये रूप हमारा बनता है सिद्धि ही। देखिए साथियों, ये नियम हमारा कहता है, फिर से बता रहा हूँ, झलाम जश झसी सूत्र के अनुसार नियम कहता है यदि वर्ग झल वर्ण कौन से हैं, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण श श सह वर्ण के बाद में यदि झष वर्ण आता है, झष वर्ण कौन सा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है, तो दोनों के झष के स्थान पे जश आदेश हो जाएगा। झलाम जश झसी इस सूत्र के अनुसार तो हम जो है तीसरा वर्ण आदेश कर रहे हैं। दिक धन गजह, देखिए क और यहाँ पे ग, तो क कहाँ है, ये रहा कह, और ग कहाँ है, ये। तो क के स्थान पे क्या परिवर्तन हमें कर देना है, ग परिवर्तन कर देना है। तो ये बनेगा दिग्गजह। अगला उदाहरण आता है हमारा उत प्लस देश्यम, त ये रहा, द ये रहा, त ये रहा और द ये रहा। तो त के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, द। तो ये बनेगा उद्देश्यम,
परिवर्तन जो होगा वो झल के स्थान पे होगा। झल के स्थान पे हमें क्या आदेश कर देना है, जश आदेश कर देना। अगर पीछे झश प्रत्याहार आते हैं, झश वर्ण आते हैं, झश कौन सा है, तीसरा और चौथा वर्ण है। तो साथियों हमने झलाम जश झसी इस सूत्र के अनुसार कुछ उदाहरण यहाँ देखे। अगला सूत्र हम पढ़ने वाले हैं जशत्व संधि के अंतर्गत ही झलाम जशो अंते। अगला सूत्र हम पढ़ने वाले हैं झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते सूत्र के अनुसार हम देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए झलाम जशो अंत ये सूत्र कहता है यदि पद के अंत में, झलाम जशो अंत ये सूत्र कहता है यदि पद के अंत में झल प्रत्याहार हो, झल वर्ण हो। झल वर्ण कौन से थे अभी हमने पहले पढ़े हैं कुछ समय पहले, 1 2 3 4 यानी प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण या श से सह वर्ण ये अगर आते हैं और पीछे वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा या ह य व र ल वर्ण आते हैं तो या स्वर भी आते हैं तो उसके स्थान पे जश आदेश हो जाएगा। देखिए ये सूत्र हमारा कहता है 1 2 3 4 के पीछे या श सह के पीछे वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या ह य व र ल आता है तो झल के स्थान पे जो है जश आदेश हो जाएगा। जश यानी कि तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा। चलिए इसके उदाहरण कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। जगत धन ईशः, तो त जो है इसके पश्चात स्वर आ गया है तो त के स्थान पे तीसरा वर्ण आदेश कर देना है। क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, जगत धन ईशः के अंदर हमारा ये रूप बनेगा जगदीशः। ये रूप बनेगा हमारा जगदीशः। देखिए अगला, दिक धन अंबरः। दिक धन अंबरः, क का तीसरा वर्ण क्या आता है, ग, क ख ग, तो ये बनेगा दिगंबरः। ये हमारा रूप बनता है दिगंबरः। चलिए अगला उदाहरण है हमारा है षट धन आनन। षट धन आनन, षट ट का तीसरा वर्ण होता है ट ठ ड, तो ये बनेगा षडाननः। ये रूप बनता है हमारा षडाननः। चौथा है सुप धन अंतः। सुप धन अंतः। सुप धन अंतः, प का तीसरा वर्ण होता है प फ ब, तो ये बनेगा सुबंतः। ये रूप बनता है हमारा सुबंतः। चलिए अगला उदाहरण है हमारा समिध धन आदानम। तो ध जो है ये चौथा वर्ण है, इसका तीसरा वर्ण हमें आदेश कर देना है तो यहां हो जाएगा समी दा धा न म। चलिए अगला उदाहरण हम लेते हैं वाक धन ईश्वरी। वाक धन ईश्वरी, तो क के स्थान पे तीसरा वर्ण हमें कर देना क ख ग, तो ये हमारा बनता है वागीश्वरी। ये हमारा रूप बनता है वागीश्वरी। चलिए साथियों अगला उदाहरण हम देखने वाले हैं अच धन आदि। तो च का तीसरा वर्ण क्या है, क्योंकि पीछे स्वर आ रहा है, च का तीसरा वर्ण है ज, च छ ज, तो ये बनता है अजादि। अजादि। अगला उदाहरण है हमारा सत धन आनंद। सत धन आनंद, त का तीसरा वर्ण है हमारा त थ द, तो ये बनता है सदानंद। सदानंद। चलिए मित्रों अगला उदाहरण हम देखते हैं अच धन अंतः। अच धन अंतः, तो च जो है इसका तीसरा वर्ण होता है च छ ज, ये बनता है अजंतः। ये रूप बनता है हमारा अजंतः। तत्पश्चात तिप धन अंतः। तिप धन अंतः, प फ ब, तीसरा वर्ण आता है ब, तो ये बनता है तिबंतः। ये रूप बनता है हमारा तिबंतः। तो फिर से हम एक बार कहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि हमने जो जशत्व संधि पढ़ी है, जशत्व संधि में 2 सूत्र हमने पढ़े हैं। दोनों सूत्र क्या कहते हैं कि पहला सूत्र है झलाम जश झसी। इस सूत्र के अनुसार यदि झल वर्णों के बाद में झश यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो जश आदेश हो जाता है, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। फिर झलाम जशो अंत, ये सूत्र हमारा कहता है यदि झल यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण या श सह वर्ण के बाद में यदि तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आए या कोई स्वर आए तो झल के स्थान पर जो है जश आदेश हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। अब साथियों हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट संधि जो है हमारी
चर्तु संधि। देखिए चर्तु संधि क्या कहती है? चर्तु संधि जो है इसका सूत्र है खरीच। खरीच का मतलब है यदि झल प्रत्याहार यानी झल वर्णों के बाद में यदि खर वर्ण आए, झल कौन से हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, श श सह वर्ण के बाद में यदि खर वर्ण आए, खर कौन से हैं? वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श श स वर्ण, ये जो तीन वर्ण है श श स, अगर ये आते हैं तो दोनों में से झल के स्थान पर जो है प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। देखिए सूत्र के अनुसार खरीच झल वर्ण वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या शेष सह के परे यदि खर वर्ग का पहला, दूसरा या वर्ण या शेष स हो तो झल के स्थान पर चर यानी कि वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 श श सह प्लस 1 2 या श श स बराबर 1, यानी झल के स्थान पे जो है हमें चर आदेश कर देना है। चलिए हम देखते हैं लभ प्लस स्यते, लभ प्लस स्यते, तो भ जो है हमारा, भ जो है हमारा प फ ब भ चौथा वर्ण है, उसके स्थान पर हमें क्या वर्ण कर देना है? पहला वर्ण कर देना है, पहला वर्ण आदेश कर देना है। पीछे है स, तो ये स पीछे है और फिर क्या है? यहाँ पे भ है, तो भ के स्थान पे पहला वर्ण आदेश हो जाएगा। तो भ का पहला वर्ण क्या है? प फ ब भ, तो प हो जाएगा, तो ये बनेगा लप्स्यते, ये रूप बनता है हमारा लप्स्यते। अगला उदाहरण है हमारा विपद धन कालः, तो ये क है, पहला वर्ण है, ठीक है। यहाँ पर द है, ये चौथा वर्ण है, थ द तीसरा वर्ण है, तो द के स्थान पर हमें पहला वर्ण आदेश कर देना है, त आदेश हो जाएगा, तो ये हमारा बनेगा विपत कालः, ये रूप हमारा बनता है विपत कालः। अगला उदाहरण हम देखते हैं लिभ धन सा, ये भ प फ ब भ और यहाँ पे स, ये तो स रहा और भ चौथा वर्ण है, तो इसके स्थान पे पहला वर्ण हो जाएगा, ये बनेगा लिप्सा, ये रूप बनता है हमारा लिप्सा। अगला उदाहरण हम देखते हैं तद धन परः, द तीसरा वर्ण है और प जो है पहला ही वर्ण है, तो इसके स्थान पे द के स्थान पे जो है पहला वर्ण हो जाएगा त थ द ध, तो ये रूप बनता है हमारा तत्परः, ये रूप बनता है हमारा तत्परः। देखिए अगला उदाहरण हम देखते हैं उद्धन कीर्णः, तो द जो है ये तीसरे नंबर का वर्ण है, तो इसका पहला वर्ण होता है त, ये रूप बन जाएगा हमारा उत्कीर्णः, उत्कीर्णः। अगला उदाहरण है समिध धन सु, तो त थ द ध चौथे नंबर का वर्ण है और पीछे स है, ये स है, तो चौथे के स्थान पे पहला वर्ण करना है, तो पहला वर्ण होता है त थ द ध समित सु, ये रूप हमारा बनता है समित सु। अगला उदाहरण है उद प्लस पन्नः, उत्पन्नः, द के स्थान पे त आदेश हो गया है, उत्पन्नः। युयुध प्लस सवः, ध चौथे नंबर का वर्ण है, तो पहला वर्ण हमें करना है सव, त बनेगा युयुत्सवः, युयुत्सवः। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं विराट धन पुरुषः, ट ठ ड तीसरे नंबर का वर्ण है, पुरुषः प पहले नंबर का है, तो ड के स्थान पे क्या हो जाएगा? ट ठ ड, तो ट हो जाएगा, ये बनेगा विराट पुरुषः, विराट पुरुषः। अगला है सद धन कारः, त थ द तीसरे नंबर का वर्ण है, तो बनेगा सत्कारः, एक नंबर लाते ही खर आते ही सत्कारः, ये रूप हमारा निष्पन्न होता है। सद धन पुत्रः, द के स्थान पे क्या हम परिवर्तन करेंगे? हम द के स्थान पे त करेंगे, तो ये बनता है सत्पुत्रः। चलिए अगला उदाहरण है हमारा उद्धन पतति, द के स्थान पे त, उत्पतति। दिग्धन पातः, दिग्धन पातः, तो ग तीसरे नंबर का वर्ण है, उसका पहला वर्ण है क, तो ये बनता है दिक्पातः, दिक्पातः। तो साथियों आज हमने जो है व्यंजन संधि की 4 संधियां पढ़ी है, स्तोह श्चुनाश्चु यानी स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि यानी स्तोह ष्टुनाष्टुः,
जशतु संधि, जिसमें हमने झलाम जस झसी और झलाम जशो अंते ये सूत्र हमने पढ़े हैं, और चर्तु संधि हमने पढ़ी है, यानी खरीचे, इस सूत्र के द्वारा हमने चर्तु संधि पढ़ी है। इस संधि की जो शेष संधियाँ यानी हल संधि की जो शेष भाग जो हैं, शेष संधियाँ जो है हम आगे आने वाली कक्षा के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब से पहले हमने स्वर संधि का अध्ययन किया है। आप हमारे कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के विशेष अध्ययन को आप अतिशीघ्र प्राप्त करें, ताकि रीट स्तर पे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अतिशीघ्र मिल सकें। इतना ही कह करके मैं आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।